चार धाम यात्रा जारी है। अब तक करीब 8 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आस्था भक्ति के साथ ही हम संस्कृति के रंग भी आपको दिखाएंगे। देवभूमि में आध्यात्मिक यात्रा पर निकले लोगों को यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर स्थानीय स्वाद और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इस बार चार धाम यात्रा की थीम है फिट इंडिया और इसी थीम पर चार धाम यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुष्कर मेले का भी शुभारंभ हो चुका है। 12 साल में एक बार होने वाले इस भव्य आयोजन की तमाम तस्वीरें हम आगे आपको दिखाएंगे। आदि कैलाश यात्रा के आध्यात्मिक वैभव के भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। यात्रा शुरू हो चुकी है। भगवान शिव के जयकारों के साथ 20 श्रद्धालुओं का पहला जत्था पिथौरागढ़ से इस धार्मिक यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। और अब खबर चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में यह तीर्थ यात्रा जोर शोर से चल रही है। 16 दिनों में करीब 8 लाख तीर्थयात्री इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और अब तक करीब 30 लाख श्रद्धालु इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। आपको दिखाते हैं इस तीर्थ यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है। केदारनाथ में दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार उमड़ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बद्री विशाल की झलक पाने के लिए लंबी कतारें लगी है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में भी चार धाम यात्रा की रौनक साफ दिखाई दे रही है। दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं से इन दिनों गुलजार है उत्तराखंड के ये चारों धाम, क्योंकि इस बार चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह आंकड़ा अब 8 लाख के पार पहुंचने वाला है। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 15 मई तक 7,78,623 तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन किए। 15 मई को 22,359 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे, जबकि 19,053 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। वहीं यमुनोत्री पहुंचने वालों की संख्या 9,419 रही, तो करीब 10,000 तीर्थयात्री गंगोत्री पहुंचे। इस तरह से औसतन 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना चारों धाम के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या केदारनाथ पहुंचने वालों की है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से 15 मई तक 3,13,419 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और तब से वहां 1,80,000 के करीब तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। पिछले 16 दिनों में 2,85,000 से अधिक श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन पूजन कर चुके हैं। मौसम का रुख चाहे कैसा भी हो, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में चारों धाम यात्रा के लिए उत्साह में कोई कमी नहीं है। खासतौर से केदारनाथ धाम पर देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन करके खुद को धन्य मान रहे हैं। एकदम बढ़िया दर्शन हुए हमारे। महाराष्ट्र से आए, यवतमाळ जिल्ह्याचे दर्शन एकदम मन को लगता ना अच्छा ऐसा लगा। जिला यवतमाळ महाराष्ट्र से आए हैं, दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। बाकी व्यवस्था भी सब कुछ ठीक है यहाँ पे। प्रशासन का भी बहुत सहायता मिल रही है। और मैं सभी को एक बार बोलना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार नहीं 4-5 बार आके जाओ यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ धाम का भी है। बारिश और ठंड के बावजूद यहाँ बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ता नजर आ रहा है। मौसम एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बदल गया है, लेकिन जब से कपाट खुले हैं तब से मौसम रोजाना करवट बदल रहा है। ऊंचाई पे देख सकते हैं बर्फबारी भी चोटियों पर देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में जैसे ही मौसम बदलता है एकदम सर्दी का सितम देखने को मिलता है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। बद्रीनाथ मंदिर जैसे ही दोपहर बाद भोग लगने के बाद जब खुलता है तो इसी तरह की लाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आती है। लोग धैर्य से अपने बारी का इंतजार करते हैं और दर्शन पूजन के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, किसी तरह की परेशानी का कोई नामो निशान तक नहीं है।
चाहे आप इस तरफ देखें या फिर मंदिर के इस तरफ, यहाँ लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, जिन्हें दर्शन आसानी से हो रहे हैं। हर कोई लाइन से आकर यहाँ से मंदिर के गर्भगृह में जा रहा है और वहाँ से दर्शन कर लौट रहा है। ऐसे में ये लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक अभी भी देखने को मिल रही है। ये लाइन जा रही है जो मंदिर जा रही है, कुछ लोग तप्त कुंड जा रहे हैं और ये मुख्य सिंह द्वार, और यहाँ से अंदर जाने के बाद गर्भगृह में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं जो लोग दर्शन कर आ चुके हैं वो यहाँ पे अपनी फोटो सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम आए हैं। ऐसे में यहाँ की यादों को हर कोई अपने साथ ले जा रहा है। चार धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 17 पीएसी कंपनियां और अर्धसैनिक बलों की 10 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं, ट्रैफिक के इंतजाम और सफाई के लिए भी विशेष टीम सक्रिय है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े, रेनकोट, दवाइयां और जरूरी सामान साथ रखें और रजिस्ट्रेशन कराए बिना यात्रा न करें, ताकि कोई समस्या न हो। बद्रीनाथ धाम से कमल एन सिलोरी और केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी स्वाद और सेहतमंद पकवान। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की सेहत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ लोगों को स्थानीय स्वाद और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो दूसरी ओर उनकी अच्छी सेहत के हिसाब से घर जैसा हाइजीन खाना पीना मिल रहा है। इस बार यात्रा की थीम ही फिट इंडिया के नाम से दी गई है और इसी तर्ज पर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तीर्थयात्रियों के लिए खाने का इंतजाम किया है। आस्था और आध्यात्म की इस यात्रा में तीर्थयात्रियों की सेहत का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि अगर सेहत अच्छी रहे तो सफर आनंद से भर जाता है। इस बार चार धाम यात्रा की थीम है फिट इंडिया और इसी थीम पर चार धाम यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आज हम आपको चार धाम की आध्यात्मिक यात्रा पर यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग ले चल रहे हैं, जहाँ तीर्थयात्रियों को स्थानीय स्वाद और संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पंजीकरण सत्यापन जांच केंद्र के पास और आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कृपया दिखाएं कि यहाँ पर एक आउटलेट तैयार किया गया है राजेश्वरी ग्राम संगठन सुनाल्डी, और ये सौजन्य से NRLM नौगांव ग्रामोत्थान परियोजना उत्तरकाशी के द्वारा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकेंगे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसे अमूमन चाइनीज फास्ट फूड ये तमाम प्रकार की चीजों से बाजार अटा पड़ा रहता है, वहीं ये राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की पहल है, जिसमें आप ब्रेकफास्ट पे आप ये देखिए आटा मैगी, मंडुआ, मोमोज, मक्खन, गहत के पराठे, कुल्हड़ की चाय, आलू पराठे, पोहा, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े आदि आदि। लंच में आप ये देख सकते हैं राजमा, लाल चावल, जो कि यहाँ की पहचान है पहाड़ की। ये तमाम प्रकार के जो स्थानीय उत्पाद हैं, इनको विपणन के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिला प्रशासन की पहल पर। जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सेहतमंद सुपाचे खाने का इंतजाम किया गया है। बड़ी बात यह है कि पहाड़ की पहचान ये पकवान औषधीय गुणों से भरपूर है और खाना पकाने में हाइजीन का भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। ये क्या हाथ पे उठाइएगा एक बार। हाँ, ये मंडुआ की रोटी है सर। अच्छा, स्पेशल रोटी होती है? हाँ स्पेशल, इसको हम अपने खेतों से उपज करके लाते हैं। अच्छा, तब मंडुआ की रोटी बनाई जाती है, उसको मक्खन के साथ भी खाते हैं, हरी सब्जी के साथ अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम है श्रीमती रेखा राणा और मैं ग्राम पंचायत सुनाल्डी से। अच्छा अच्छा, रेखा जी ये बताइए ये क्या चीज है? ये मंडुआ, ये भी मंडुआ है? हाँ, ये भी मंडुआ है। तो ये हमारी मंडुए की रोटी जो हम बनाते हैं, लोग अधिकतर पसंद करते हैं। ये जो शुगर फ्री आटा होता है, ये जो हमारे जिनको शुगर होता है उनके लिए अक्सर ये आटा तैयार किया जाता है। सामान्य आटे से अलग बहुत ही अलग ही है ये। अच्छा। हाँ। और क्या आप यहाँ पर बना रहे हैं? और ये हमने जो ये डिश बनाई है हमारे लोकल है। ये देखो, इसमें हमने लगाए हैं नींबू के पत्ते। अच्छा, नींबू के पत्ते। हाँ, इसमें हमने नारियल और तिल से बनाई हुई रोटियां हैं। अच्छा, ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। अच्छा, ये देखिए, मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा, ये नारियल और तिल से बना हुआ ये पकवान है। क्या कहेंगे इसको?
सीढ़े घर की भाषा में इसे कहते हैं। काफी पौष्टिक होता है, ऐसा यहाँ की महिलाएं बता रही हैं। और उपयोगिता की यदि बात की जाए तो बहुतायत से जो पहाड़ी परिवेश है, पहाड़ी परिवेश में इन्हीं उत्पादों को अच्छा, ये स्पेशल मक्खन है। अच्छा, ये कोदे की रोटी के साथ इस मक्खन का उपयोग किया जाता है। एक चीज आप और कोई पहाड़ी वनस्पति की कोई सब्जी आप बता रहे थे, वो क्या है? ये लेंगड़ा। आप ये देखिए, ये लेंगड़े की सब्जी है जो कि जो है एक फॉरेन प्रजाति का होता है। और ये जो नाले होते हैं, पहाड़ी नाले या सहायक नदियां, उनके अगल बगल में ये जो है कुछ हिमालयी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कुल मिलाकर के हाँ, ये स्पेशल झंगोरी की खीर यहाँ पर बनाई जा रही है। हाई अल्टीट्यूड में तीर्थ यात्रियों की सेहत का विशेष ध्यान रखने के साथ ही चार धाम यात्रा की थीम फिट इंडिया को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और जीवन शैली से जुड़ी बीमारी वाले लोगों की सेहत चुस्त दुरुस्त बनी रहे। लोगों को भी ये पहाड़ी स्वाद खूब पसंद आ रहा है। झंगोरे की खीर, कंडाली का साग, मंडवे की रोटी, मुंडवा मोमोज, गहत के पराठे, लिंगड़ा की सब्जी, तिल की चटनी जैसा अपने नाम की तरह ही स्वाद और सेहत से भरपूर है ये पकवान। पूरे जनपद में स्वयं सहायता समूह की आजीविका को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से लगभग गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पे 30 आउटलेट को खोला गया है। 30 आउटलेट टोटल पूरे जनपद में। ओके। इनमें हम बेसिकली हमारा फोकस है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पाद है, विशेषकर लोकल उत्पाद, उन पर फोकस कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की इस पूरी पहल का साफ मकसद है यात्रा के दौरान श्रद्धालु सेहतमंद रहे, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त रहे, ताकि चार धाम की उनकी यात्रा यादगार हो और सुगमता के साथ संपन्न हो। ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। वहीं देश के पहले गांव माणा में पुष्कर कुंभ का शुभारंभ हो चुका है। यहां पर सरस्वती नदी के तट पर श्रद्धालु स्नान ध्यान के लिए पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इस उत्सव में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करने पहुंच रहे हैं। पुष्कर कुंभ का महत्व भी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की तरह ही होता है। माना जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 500 मीटर के दायरे में ही सरस्वती नदी दिखाई देती है। इसके बाद ये विलुप्त हो जाती है और फिर प्रयागराज में अवतरित होती है। यही वजह है कि इस पवित्र जगह पर आस्था और भक्ति के इस मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और स्नान ध्यान का आध्यात्मिक लाभ भी उठा रहे हैं। देश के पहले गांव माणा में आज एक बार फिर से 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ का आगाज हो चुका है। आज तड़के सुबह से माणा की जो ये केशव प्रयाग का स्थान है, यहीं पे अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता है। और सरस्वती नदी की बात करें तो भीमपुल के पास से ये आती हुई यहाँ तक आती है। लगभग 500 मीटर के दायरे में सरस्वती नदी यहाँ पे दिखाई देती है। और इस तरफ जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, सारे दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जो लोग आए हैं, वो यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान करने, तर्पण करने, पुष्कर कुंभ यहाँ पे मनाने आए हैं। वो संगम है, ये देखिए, यहीं पे सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त होती है। और ये ऊपर से जो अलकनंदा आ रही है, हालांकि इसे विष्णुप्रयाग तक विष्णुपदी कहा जाता है, लेकिन अलकनंदा ये है। और यहाँ से जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो जाती है। आपको पानी देख के ही अंदाजा लग रहा होगा कि सरस्वती नदी का पानी और अलकनंदा का पानी में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। यहाँ पे सुरक्षा की बात करें, SDRF को तैनात किया गया है। माणा से कमलनंद सिलोड़ी, TNT। जम्मू कश्मीर में शिव भक्तों की सबसे पावन यात्रा के लिए जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। भले ही पिछले दिनों घाटी में दहशतगर्दों ने भय पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह जबरदस्त है। न केवल अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए, बल्कि वहां लंगर सेवा देने वाली संस्थाओं के जोश में भी कोई कमी नहीं आई है। सेवादार और यात्री पहले से ही ज्यादा संख्या में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के कोटा से शिव शक्ति मंडल के नेतृत्व में कई सेवादार लंगर सेवा देने वहां जाते हैं। हर साल 60 से 70 सेवादार जाते हैं, लेकिन इस बार 100 से ज्यादा सेवादार जाने के लिए उत्साहित हैं। तो वहीं अमरनाथ जाने के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन शहर के बैंक में लगातार हो रहा है। अभी 1000 के आसपास रजिस्टर हो गया कोटा शहर से, जिसमें बाइक से जाने वाले करीबन 25 लोग हम हैं। तो हम अलग अलग हमें टाइमिंग मिला है इसमें यात्रा का, पर हम कोशिश करेंगे एक साथ जाने की यहाँ से कोटा से।
नैनीताल का कैंची धाम आस्था और विश्वास की ऐसी तपोभूमि है जहां पर बाबा नीम करोली के दर्शन मात्र से भक्तों के भाग्य संवर जाते हैं। यही वजह है कि यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यही वजह है कि शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए और बाबा नीम करोली के भक्तों की सुविधा के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम से भक्तों को जल्द निजात मिलने वाला है। दरअसल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से कैंची धाम बाईपास के लिए वन भूमि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते जल्द ही यहां पर बाईपास निर्माण का काम शुरू होगा। 19 किलोमीटर लंबे कैंची धाम बाईपास मोटर मार्ग में शिप्रा नदी पर एक सेतु का भी निर्माण किया जाना है। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में धूल के गुबार की। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही चारों तरफ धुंध छाई हुई है। ये तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली के अक्षरधाम, इंडिया गेट और धौला कुआं इलाके की ये तस्वीरें हैं, जिनमें आप धूल के गुबार की स्थिति साफ देख सकते हैं। दिल्ली के इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब स्थिति में देखी गई, यानी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण ही प्रदूषण है। कल भी दिल्ली में इसी तरह धुंध का साया छाया था। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने के अनुमान है। मौसम विभाग ने कल और परसों यानी कि 17 और 18 मई को भी कमावेश ऐसी स्थिति मौसम की रहने की संभावना जताई है। इस धूल और धुंध ने दिल्ली की हवा को फिर प्रदूषित कर दिया। दिल्ली में AQI पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 305 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली NCR के शहर गुरुग्राम में AQI 294, फरीदाबाद में AQI 288, गाजियाबाद में AQI 283, ग्रेटर नोएडा में AQI 256, नोएडा में AQI 289 अंक बना हुआ है। साथ ही दिल्ली के तमाम इलाकों में AQI का यही हाल है। तो आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली का हाल जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह से AQI लेवल जो है बेहद ही खराब स्थिति में है। सुबह से ही दिल्ली और NCR में धूल की धुंध छाई हुई है। तो धूल के गुबार और हवा की स्थिति खराब ऐसे में है कि सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि सेहत का ख्याल आपको रखना है। जब भी इस तरह का मौसम हो तो घर से बाहर निकलने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चलिए अब वो आपको बताते हैं। दरअसल बिना मास्क पहने घर से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। मास्क नहीं है तो किसी साफ सूती कपड़े से मुंह और नाक को ढक लें। तो घर से निकलने से पहले आप नाक और कानों के अंदर थोड़ी मात्रा में सरसों या नारियल तेल लगाकर निकल सकते हैं। आंखों को धूल और प्रदूषण से बचाने के लिए चश्मा जरूर पहनें। और हर थोड़ी देर में हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करना भी फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ बाहर आने से आप पहले मुंह बंद कर लें, नाक और आंखों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। तो क्या कहते हैं धूल से बचाव और सावधानियों के बारे में एक्सपर्ट्स, चलिए आपको सुनवाते हैं। दो तरीके से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि घर के अंदर जो आपको करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर के बाहर करनी चाहिए। घर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने घर को साफ रखें, लेकिन जो भी आप डस्टिंग करते हैं, जो भी क्लीनिंग करते हैं, उसको ऐसे सूखे कपड़े से ना करें, उसको किसी गीले कपड़े से करें या वैक्यूम क्लीनर से करें। नहीं तो जो भी धूल आप उड़ा रहे हैं या साफ कर रहे हैं वो वापस वहीं पर सेटल हो जाती है, उससे भी ज़्यादा एनवायरनमेंट में धूल हो जाती है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए हमेशा गीले कपड़े से या वैक्यूम क्लीन से सफाई करें और कोशिश करें कि घर में एयर प्यूरीफायर या HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर यूज़ करें, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं धूल के वो सारे एब्जॉर्ब हो जाए। घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो धूल को पकड़ती हैं, जैसे कि कारपेट है या फिर मोटे पर्दे हैं, इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। अपने जो सोने का स्थान है या जो आपका बिस्तर है उसे रेगुलर बेसिस पे धुलवाएं या साफ करें। चादर हर दूसरे तीसरे दिन में बदले ताकि, क्योंकि वो बहुत धूल पकड़ लेती है और वो धूल आपके सांस के साथ आपके लंग्स में जाती है। तो इन सब चीज़ों का अगर यमुना को स्वच्छ बनाना है, यमुना को बचाना है। इस मुहिम के तहत अब दिल्ली में यमुना की सफाई से जुड़ी एक खास पहल की गई है। इस पहल का मकसद खासतौर से यमुना में आने वाली गंदगी को रोकना है। और ये काम कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
दिल्ली में स्वच्छ, निर्मल, कल कल बहती यमुना नदी के सपने को साकार करने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। इसके लिए यमुना में पड़ी गंदगी को हटाना तो जरूरी है ही, यह भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि यमुना में वह गंदगी जाए ही नहीं, जिसके कारण दिल्ली की जीवन दायिनी यह नदी मैली होकर नाले का शक्ल ले चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब यमुना की सफाई के साथ साथ उस सबसे बड़े नाले नजफगढ़ ड्रेन को भी साफ करने की पहल की गई है, जिससे होकर रोजाना ढेर सारी गंदगी यमुना में मिल जाती है। हम मौजूद हैं सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर और आपको हम दिखा रहे हैं नजफगढ़ ड्रेन। ये वो ड्रेन है जो दिल्ली की आप सबसे बड़ी ड्रेन जिसे बोल सकते हैं। यमुना में जितना भी वेस्ट वाटर पहुंचता है उसका लगभग 70% वेस्ट वाटर इसी नजफगढ़ ड्रेन से होते हुए यहाँ पर पहुँचता है, यमुना में आकर मिलता है। ये नजफगढ़ ड्रेन और यमुना का मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। वजीराबाद के पास का ये इलाका है। नजफगढ़ नाले की सफाई के लिए अब खास प्लान बनाया गया है। इसके तहत नाले पर छोटे छोटे कई STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जो इसमें गिरने वाले पानी की सफाई यमुना में जाने से पहले ही कर देंगे और उनकी गंदगी को अलग कर देंगे, ताकि नाले के पानी के साथ गंदगी भी यमुना में न जा सके। जिन सोर्सेज से मिलकर नजफगढ़ ड्रेन तैयार होती है, उन सोर्सेज के आसपास अब छोटे छोटे लगभग 11 STP बनाए जाएंगे। मतलब जैसे ही सोर्स से पानी निकला, वहीं पर नाले में मिलने से पहले ही उस पानी को साफ किया जाएगा और फिर साफ करने के बाद ही उस पानी को नजफगढ़ ड्रेन में मिलाया जाएगा। मतलब ड्रेन को साफ करने का ये एक चरणबद्ध अच्छा तरीका साबित हो सकता है। आमतौर पर दिल्ली में वजीराबाद तक यमुना साफ रहती है, लेकिन वजीराबाद पुल के बाद नजफगढ़ नाले के यमुना नदी में मिलने के बाद नदी काफी गंदी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद नजफगढ़ ड्रेन सहित कई और नाले नदी में मिलते हैं। अब नाले में गिरने वाले पानी की सफाई हो जाएगी तो यमुना नदी के भी काफी हद तक साफ होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जो वजीराबाद में की जो कंडीशन है, वजीराबाद डैम के बाद से और जो ये नजफगढ़ ड्रेन मिलती है जिसको साहिबी नदी का, उसके बाद जो पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ जाता है, जो जहाँ पे जो BOD लेवल 7 होता था वो नजफगढ़ ड्रेन मिलने के बाद 40 हो जाता था। तो बहुत बड़ी समस्या इस नजफगढ़ ड्रेन की है। सबसे दिल्ली सरकार की पहल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ जो छोटे छोटे स्टेप 12 STPs की कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स में लेकर वो क्लियर फिल्टर करेगा। बस ये कि उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर और ध्यान दिया जाए कि वो किस लेवल तक उसको कहाँ तक उसको सिक्योर कर पाएगी। आपको बता दें कि नजफगढ़ ड्रेन की कुल लंबाई 57 किलोमीटर है। इसमें 50 से अधिक छोटे नाले भी मिलते हैं, जिनके जरिए रिहायशी और दूसरे इलाकों का गंदा पानी नजफगढ़ ड्रेन में मिलता है और वही पानी फिर यमुना में जाता है। अब अलग अलग जगहों पर सीवेज सिस्टम प्लांट बनेंगे तो गंदे पानी की सफाई बेहद आसान हो जाएगी और इसका असर यमुना के सेहत पर भी दिखेगा। कोशिश यही कि जैसे ही कॉलोनी से या फिर उन इलाकों से वेस्ट वाटर निकले, उसको वहीं पर ट्रीट कर दिया जाए। ट्रीट होकर ही उस पानी को नजफगढ़ ड्रेन में डाला जाए ताकि नाला साफ रहे, और अगर नाला साफ रहेगा तो नदी काफ़ी हद तक अपने आप साफ हो जाएगी। लगभग 1.5 साल का वक्त इस काम में लग सकता है, इन STPs को बनाने में, और उसकी तैयारी दिल्ली सरकार कर चुकी है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने अब 32 रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का भी फैसला किया है, ताकि नालों और यमुना नदी में प्रदूषित करने वाली सामग्रियों के स्तर को ट्रैक किया जा सके। इसका फायदा यह होगा कि किन जगहों पर ज्यादा प्रदूषण हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका पता आसानी से लग सकेगा और फिर वहाँ नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं खबर मौसम की। बताते हैं कि दिल्ली से शिमला तक मौसम का क्या हाल है और गर्मी से कब निजात आपको मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के हाल में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण गर्मी अपना रंग दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में हवाएं चलने से थोड़ी तरावट भी महसूस होती है। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चला आ रहा है। हालांकि आज की बात करें तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहने की संभावना है। दिन में तापमान भले ही चढ़ता नजर आए, लेकिन आज शाम से लेकर रात तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश कुछ राहत लेकर आ सकती है।
अगर आप एनसीआर दिल्ली का बात करें, वहाँ भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। और इसके साथ ही कल और परसों कहीं ना कहीं हल्का फुल्की रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं हो सकती है, हरियाणा में भी हो सकती है। और अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, इस समय जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या हैवी रेनफॉल स्पेल्स हैं वो मेजरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं। आपको बता दें, दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री रहा। वहीं आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री रह सकता है और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि दिल्ली से सटे उत्तरी और पश्चिमी भारत के हिस्सों में भी अभी तेज गर्मी पड़ रही है और इसका असर बराबर रहने के आसार हैं। अभी क्या है कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि कोई ऐसा हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उम्मीद नहीं कर रहे आने वाले दिनों में, और जिसके कारण ये है कि कहीं ना कहीं हीट वेव नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में ऑब्जर्व की जा सकती है। आप जहां से मैप के जरिए देख सकते हैं, यहाँ हमने वेस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव आने वाले 5 दिनों के लिए दिया है, और कल और परसों के बाद इसके जो जुड़े हुए इलाके हैं पंजाब के, वहाँ भी हीट वेव हो सकती है। और अब खबर सैर सपाटे की। आपको दिखाते हैं कि मणिपुर की लोकटक झील, जहां का माहौल बेहद ही आकर्षक है। पूर्वोत्तर की ये झील शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। देखिए, कुदरत की शानदार नेमत यह मणिपुर की लोकटक झील है। अपनी खास बनावट और प्राकृतिक विविधता के कारण यह झील पूर्वोत्तर में आने वाले सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र है। लोकटक झील इम्फाल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस झील में दुनिया का एक लौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अच्छा जगह है, बहुत सुंदर जगह है, शांति है, फ्रेश एयर मिलता है इधर का, और फ्रेंड के साथ इधर पे घूमने के लिए बहुत अच्छा है। इधर पे मोटर बोट है, और हम लोग इधर पे घूमने के लिए आने के टाइम इधर पे हिल्स भी है, और इधर पे लेक बहुत अच्छा है, फ्रेश है, और इधर पे घूमने के लिए बहुत अच्छा है। खास बात यह है कि यह पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो सतह पर तैरती हुई घास की आइलैंड जैसी आकृतियों के लिए खास तौर से जानी जाती है। सैलानी यहाँ मोटर बोट से जल विहार करते हैं और सुबह और शाम को यहाँ की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर बढ़ता हुआ पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया है। कम से कम 1 महीना में हम टूरिस्ट से थोड़ा इनकम आता है। वो इनकम हमारे सोसाइटी मेंबरशिप के अंदर में बाहर लेता है, और हमारा घर का ये थोड़ा आने से ना हम घर चलता है, बच्चों का एजुकेशन भी कर सकता है। इस झील के दायरे में जलीय पौधों की लगभग 230 प्रजातियां पाई जाती है, तो साथ ही साथ 100 से ज्यादा किस्म के पक्षी और सैकड़ों प्रजाति के दूसरे प्राणी भी पाए जाते हैं। अपनी खास इकोलॉजी के कारण लोकटक झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में 1990 में रामरस साइट का दर्जा दिया गया था। लिहाजा इसके संरक्षण पर खास जोर दिया जाता है। Being a Ramsar site, we should have a very good importance in that area, even though we do have. The government also have very much interest and very much effort to bring it as a very good ecosystem and health system of Loktak Lake. I think if we create, rejuvenate Loktak Lake as a Ramsar site as usual as earlier, then I think tourists definitely will come down, because there is lots of different tourist aspects. Nowadays the tourist becoming as a very natural lover tourist. मणिपुर में बीते वक्त में हुए संघर्ष के कारण लोकटक झील से जुड़े पर्यटन पर असर पड़ा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अमन कायम होने के साथ ही यहाँ पर फिर से सैलानियों की आमद बढ़ेगी और रौनक भी दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको सीधे लेकर चलते हैं तमिलनाडु, जहां नीलगिरी में फूलों की बगिया की आपको सैर करवाएंगे। उधग मंडल के बोटैनिकल गार्डन में फूलों की 127वीं प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ फूलों की रंगत देखते ही बनती है। देखिए इस फ्लावर शो की एक मनमोहक झलक, किस तरह से रंग बिरंगे फूलों से इस प्रदर्शनी को सजाया गया है।
और देश की आन बान और शान, मराठा साम्राज्य के धर्मवीर, हिंद स्वराज के पालनहार छत्रपति संभाजी महाराज का नाम सुनते ही हर भारतवंशी जोश और उत्साह से भर जाता है। उनकी शौर्य गाथा लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है। यूं तो देश भर में छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती भव्य रूप से मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी खास वानगी देखने के मिलेगी। और यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक परिसर में 3.5 कुंटल गेहूं से संभाजी महाराज की भव्य प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी ड्रोन तस्वीरें ये आपके सामने है।